क्लास 12th बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस वीडियो के दो बातें खास है। पहली बात कि अगर आप नहीं जानते कि इस साल कौन से प्रश्न आने वाले हैं तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखेंगे। और दूसरी बात कि अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं देखा है और आपको नहीं पता है कि कौन से प्रश्न कौन से साल में आए हुए थे तो इस वीडियो में आपको सभी प्रश्न वो देखने को मिल जाएंगे जो प्रश्न कभी ना कभी पूछे हैं और अब की बार होने वाले इंटर एग्जाम में उसका 99.99% आने का बिल्कुल चांस है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कर सकें। और फ्रेंड्स, जितना भी आप प्रश्न को सुनिएगा उतना ही जल्द आपको प्रश्न का जवाब याद होगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे ताकि एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि हम हर बार कहते हैं, वीडियो का आप एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जाम 2014 में इंटर के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न कितना VVI है आप लोगों के अब की बार होने वाले इंटर एग्जाम के लिए। और ये प्रश्न क्या, इसमें जो भी प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो किसी न किसी साल आया हुआ है जो कि अब की बार होने वाले इंटर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा ताकि एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कर सकें। तो चलिए हम इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा कि इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कोई बल्ब सरीखी प्रवर्ध निकल आती है जिसे मुकुल कहते हैं और फिर यह मुकुल टूटकर जनन के शरीर से अलग हो जाती है जो स्वतंत्र जीव बनाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि मध चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करें। यानी कि दोनों के बारे में बताना है कि मध्य चक्र क्या और ऋतुस्राव चक्र क्या है। और ये प्रश्न 2015 में आया हुआ है। ये मान के चलिए कि एक तरह से क्वेश्चन बैंक आपका सवाल है जो आपको दिया जा रहा है और ये सवाल जो है 2015 में आया हुआ है। इसी बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना VVI है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। जानवरों में जनन प्रावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्री तथा सहायक वाहिका और हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, कुत्ता, चूहा, बाघ इत्यादि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन होते हैं, इन्हें मध चक्र यानी कि वेस्ट साइकिल कहते हैं। प्राइमेटो जैसे बंदर, गोरिल्ला, एप्स एवं मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। प्राकृतिक रूप में वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारणों से इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं कि जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और ये प्रश्न भी 2015 में आया हुआ है। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए VVI है, इसलिए बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, सभी को ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। इसका जवाब होगा कि जीवों के प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक से नई व्यष्टि का जन्म होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें जनन कोशिकाओं युग्मकों का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। यह जनन प्रायः निम्न श्रेणी के जीवों जैसे अकोशिकीय जीव, सरल पादप एवं जंतुओं में होता है। प्रकार देखेंगे अब। यह द्विविभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडी भवन एवं पुनरुद्ध भवन द्वारा संपन्न होता है। इसके लाभ देखेंगे हम। नवजात संतति अनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है एवं इसका दर जो है तीव्र होता है तथा सभी संतति सभी गुणों में एक दूसरे के समान होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि एकल संकरण एवं द्वि संकरण में अंतर स्पष्ट करें। एकल संकरण एवं द्वि संकरण में अंतर स्पष्ट करें। और यह प्रश्न 2016 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ था, इस बात को भी याद रखेंगे। यानी कि हो सकता है कि इस बार भी प्रश्न को रिपीट करें। जवाब जानते हैं। एक संकर क्रॉस के बारे में पहले जानते हैं, इसके बाद द्विसंकर क्रॉस के बारे में जानेंगे हम। एक संकर क्रॉस, जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर क्रॉस के बारे में जानते हैं। जब दो विपरीत पौधों के बीच अलग लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर देंगे जैसे कि हम पहले ही बताए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा आप। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। और ये प्रश्न देखिए इंटर में 2009 में आया हुआ है बिहार बोर्ड में। इसका जवाब जानते हैं। कुछ फूलों में परागण की क्रिया द्वारा
क्रिया वायु द्वारा होती है। एक बार और स्पष्ट करते हैं, कुछ फूलों में परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है जिसे वायु परागण कहते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें वायु द्वारा परागण होती है वायु परागित पुष्प कहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, वायु परागित पुष्प के अनुकूलन। पहला है, ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। ये जो पुष्प होते हैं चटकीले और भड़कीले नहीं होते हैं। दूसरा है कि इसमें मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है, यानी कि इसमें मकर ग्रंथि और सुगंध यानी कि सुगंध न के बराबर होता है। तीसरा है, ये पुष्प छोटे, रंगहीन यानी बिना किसी रंग के और छोटे भी होते हैं, और गंधहीन, किसी प्रकार का गंध नहीं रहता है, और आकर्षणहीन होते हैं, यानी कि इसमें कोई आकर्षण की क्षमता नहीं होती है। चौथा है, ये पुष्प हल्के तथा प्रायः चिकने होते हैं। ये जो पुष्प यानी कि फूल होते हैं हल्के होते हैं और बिल्कुल ही चिकने होते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। 5 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सवाल नंबर 6 है कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड की संरचना तथा उपयोगिता संक्षेप में लिखें। और ये जो सवाल है इंटर में 2015 में ऑलरेडी आया हुआ है बिहार बोर्ड में, तो यानी कि अब की बार भी इसका एग्जाम में आने का प्रबल चांस है, इसलिए आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, और VVI भी है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं इसका जवाब। यह जीवाणु कोशिका में उपस्थित बाह्यनाभिकीय छोटा एवं वर्तुलाकार DNA है जो कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन को धारण किए रहता है तथा सोदी गुणन क्षमताधारी होता है, जैसे PBR 322, PUC10 आदि। इनकी लंबाई लगभग 2700 PB होती है। इसमें द्विगुणन व उपस्थित स्थलन स्लेव टेबल मार्कर क्लोनिंग केंद्र नामक भाग होता है। फ्रेंड्स, आप एक बात पर गौर करेंगे कि होता क्या है कि अगर आप जितना भी प्रश्न को याद करने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिनको आप सुनते सुनते क्या होता है कि आपको दिमाग में बैठ जाता है और प्रश्न का जवाब है बिल्कुल जो याद हो जाता है। चलिए अब हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। देखिए कितना छोटा सा बात है कि मेंडल ने जो प्रयोग करना शुरू किया था उसमें मटर का चयन किया था। ठीक है, और यह प्रश्न 2009 में आया हुआ था। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे, बिल्कुल ही VVI प्रश्न है। इसका जवाब होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि, यहीं से देखिए जवाब शुरू होता है, क्योंकि यह वार्षिक होते हैं, इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं तथा इसका देखभाल करना आसान होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सवाल नंबर 8 है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर बताना है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर बताइए। और ये जो प्रश्न है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2010 में ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना प्रश्न जो है VVI है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसके लिखने का तरीका है कि लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में निम्नलिखित अंतर है। इसके बाद हम जवाब लिखेंगे, पहले ट्रांसक्रिप्शन को लिखेंगे, इसके बाद ट्रांसलेशन को लिखेंगे। जेनेटिक सूचना को DNA के स्ट्रैंड से RNA में कॉपी करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। DNA इंगित करता है, RNA में ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्लियर है? ट्रांसलेशन, एमिनो एसिड मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। RNA इंगित कर रहा है प्रोटीन, यानी कि ट्रांसलेशन।